नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अखिलेश यादव के रथ पर, विजय रथ पर भीड़ जुट रही है। रैलियां, सभाएं कामयाब हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, किशोर, युवा झंडा लेकर दौड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। रात में 2 बजे, 1 बजे। और हमने देखा कि विजय रथ जब कानपुर, हमीरपुर की तरफ पहले चरण में बढ़ा था तो भीड़ थी। फिर गोरखपुर की तरफ, योगी के गढ़ गोरखपुर की तरफ जब विजय रथ बढ़ा तो और भीड़ आई। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतरा तो रात में भी, भोर में भी भीड़ थी। और उसके बाद बुंदेलखंड भीड़ पहुंची और अब जौनपुर में भीड़ कहें या समंदर कहें, लोगों का हुजूम कहें, सैलाब कहें, लेकिन गोदी मीडिया तो अंडरमाइन कर रही है, मानने को तैयार नहीं। कहती है कि साहब ये तो किराए की भीड़ है, मुसलमान हैं, इसमें ज़्यादा मुस्लिम आ रहे हैं योगी के डर की वजह से। और जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को अंडरमाइन किया गया था, नज़रअंदाज किया गया, कम करके आंका गया था, कुछ इसी तरह का सलूक, कुछ इसी तरह का नज़रिया योगी मीडिया का, गोदी मीडिया का, मोदी मीडिया का अखिलेश यादव के विजय रथ के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बुंदेलखंड में देखें कि भीड़ कैसे आई, बुंदेलखंड में तो मुस्लिम ललितपुर जैसे ज़िले में 2.5% से भी कम है। और अगर चित्रकूट, बांदा, झांसी सब मिला लीजिए आप, 7%, 6% मुस्लिम हैं। तो फिर ये भीड़ कहाँ से आ रही थी? कौन लोग थे इस भीड़ में शामिल? और ये बॉडी लैंग्वेज से किराए की भीड़ नहीं लगती। तो साहब, क्या अखिलेश यादव दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं? और क्या योगी के खेमे में, मोदी के खेमे में खलबली है, हलचल है, बेचैनी है? आज का एपिसोड नंबर 14 इसी पर होगा कि क्या अखिलेश दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं, और अगर मजबूत हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, प्लान क्या है, रणनीति क्या है, सोच क्या है, योजना क्या है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 14। तो जनाब, ये जो अखिलेश यादव की दिन ब दिन ये जो ताकत बढ़ती जा रही है, मजबूती होती जा रही है, ये जो रथ पर भीड़ है और उसके पीछे जो उनकी सोच है, स्ट्रेटजी है, मेहनत है, तैयारी है, गुपचुप तैयारियां, पर्दे के पीछे की तैयारियां, उसको समझने के लिए मैं आज आपको ग्राफिक्स के साथ, तस्वीरों के साथ, आंकड़ों के साथ, हर उस चीज़ से समझाने की कोशिश करूंगा जहां आप मुतमईन हो सके कि ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसमें दम है। अब अखिलेश की अगर हम बात करें, उस समाजवाद की धारा की बात करें और स्ट्रैटेजी की बात करें, तो साहब इस बार 4 प्रमुख बिंदुओं पर फिलहाल मैं फोकस करने जा रहा हूं कि यहां पर वो चाबी है, वो की है, वो फैक्टर है जिसकी बदौलत भारी पड़ रहे हैं अखिलेश यादव अब तक मैदान में। जैसे ईस्टर्न यूपी। अब ईस्टर्न यूपी अगर आप देखें, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन 4 बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूं। ईस्टर्न यूपी अगर देखें तो मुस्लिम भी हैं वहां पर, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट है, जो हवा का रुख भांपता है और हवा का रुख तय करता है, बनाता है, वो ब्राह्मण्स हैं। अब इसी तरह से वेस्टर्न यूपी में आरएलडी के साथ, हैंडपंप के साथ जो साइकिल मिली, जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव मिले, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये दोनों जो मिले, और किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और जाट जिस तरह जागृत हुआ है, तो वहाँ पर भी समीकरण बदल रहे हैं। वहाँ भी मुस्लिम हैं, दलित हैं, लेकिन साथ साथ में जो हवा का रुख बदलते हैं वो जाट है वेस्टर्न यूपी में।
उस पर भी विस्तार से बात होगी। अब ओवरऑल दलित पूरे उत्तर प्रदेश में, कि ये जो दलित है और खासकर जो जाटव है, जो अंबेडकराइट है, खाटी जो दलित है, वो क्या थोड़ा बहुत खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और क्यों हो रहा है, कारण क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद ओवरऑल ओबीसी, तो साहब ओबीसी की जो राजनीति है वो तो अखाड़ा है मुलायम सिंह यादव का, वो तो अखाड़ा है समाजवादियों का, जनता दल का, उस धारा का, कांग्रेस से छिटका, भाजपा से छिटका। तो ओबीसी में आखिर वो कौन कौन सी जातियां हैं जो अखिलेश के इर्द गिर्द हैं, उस पर भी बात होगी, और कैसे वो ट्रम्प कार्ड बनने जा रही है। तो मोटा मोटा ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, दलित और ओबीसी, इन सब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं विस्तार से। सम्मानित पत्रकार भाइयों, अब साहब समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, और उनके बगल में ये जो लोग बैठे हैं, विनय तिवारी, कुशल तिवारी, गणेश शंकर पांडे, ये लोग, आप सोच रहे होंगे कि पांडे तिवारी कोई कुनबा होगा। ये परिवार, तिवारी परिवार, हरिशंकर तिवारी से जुड़ा है, और वो हरिशंकर तिवारी जिनकी गोरखनाथ मठ से दशकों तक लड़ाई रही, और वो लड़ाई ठाकुर पंडितों की लड़ाई हो गई, और ना सिर्फ गोरखपुर की, पूरे पूर्वांचल की, और एक ध्रुवीकरण हुआ। और आज भी चाहे गोरखपुर हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, बलिया हो, हरैया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच या लखनऊ या उन्नाव, कहीं ना कहीं पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से असर होता है उन पर। अब सब ट्रेडिशनली तो जो बामन हैं, जो पंडित हैं, पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, उसके बाद भाजपाई हो गए। लेकिन योगी जी के बाद जो छापेमारी हुई इस परिवार पर, जो मुकदमे हुए, जो इस तरह की झड़पा झड़पी हुई, और उसका असर बाकी पंडितों पर भी हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका असर हुआ। और बीजेपी और खासकर संघ, जी हाँ, वो संघ जिसमें मराठी ब्राह्मणों का वर्चस्व है, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि पंडित कहीं ना कहीं नाराज हैं बीजेपी की सरकार से, भले ही उसके मुखिया योगी जी क्यों ना हो। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और खासकर हम जिस समाज से, खासकर ब्राह्मण समाज से, जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। अब मैंने आपसे कहा था कि कोशिश मेरी रहेगी कि मैप के जरिए, ग्राफिक के जरिए, तस्वीरों के जरिए कहानी थोड़ी सहज करूं, समझाऊं। तो ये आप पहले मैप देखिए, इसमें आपको जो शहर दिख रहे हैं, उन्नाव है, लखनऊ है, सीतापुर है, लखीमपुर है, गोंडा है, देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये जो शहर आपको दिखे, ये शहर दरअसल ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, और ब्राह्मण्स यहाँ डोमिनेट करते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं, हवा का रुख भी समझते हैं और हवा का रुख तय भी करते हैं। ये वो जिले हैं, और इन ज़िलों पर ही निगाह है अखिलेश यादव की। और इसीलिए अब ये ग्राफिक्स देखिए कि ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मण्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों अहमियत रखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13% ब्राह्मण और 2.5 से 3% भूमियार, दलित 20% और मुस्लिम तकरीबन 21+ कह सकते हैं आप। अब इसमें ओबीसी भी हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण है 13 + 3 भूमियार मिला लीजिए, तो साहब ये वो हैं जो वैसे ट्रेडिशनली तो पहले कांग्रेस का वोट बैंक था, बाद में भाजपा के साथ गए, लेकिन इस बार जब से 2017 के बाद योगी जी आए हैं, ये नाराज़गी है। वो नाराज़गी जो आपको तिवारी परिवार में दिखी, या जिस तरह की कुछ हत्याएं हुई, कुछ टारगेट किलिंग्स हुई, कुछ एनकाउंटर हुए,
उसकी डिटेल में मैं फिर कभी जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है कि जो ब्राह्मण्स हैं ये नाराज़ हैं, खासकर योगी से, ठाकुर योगी से, महंत योगी से नहीं, ठाकुर योगी से। ये जो एक लेबल है उनके ऊपर कि साहब वो पुरानी लड़ाई, पुरानी अदावत तिवारी परिवार के साथ गोरखनाथ मंदिर की, इसका असर पूर्वांचल में है, ज़बरदस्त है, ज़मीन पर है, प्रदर्शन है, धरने हो रहे हैं और इसी पर निगाह है। और ये जो परिवार है शंकर तिवारी का, और भी कई विधायक, भाजपा के विधायक भी, और भी कई नेता ब्राह्मण के, वो जो साइकिल पर बैठ रहे हैं, जिस तरह से 2007 में मायावती को मायावती बनाया ब्राह्मण्स ने, कुछ उस तरह की सुगबुगाहट है। और इस 16% में से जनाब 4-5% भी छिटका तो ईस्टर्न यूपी में नतीजे बदलते देर नहीं लगेगी। ईस्टर्न यूपी का आपने देखा किस तरह के आंकड़े थे, क्या स्ट्रैटेजी है अखिलेश यादव की, और आपने ये भी देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो उनकी का विजय रथ निकला, या जौनपुर में जो भीड़ हुई, या गोरखपुर में जो भीड़ हुई, वो बहुत कुछ कहती है उस भीड़ की बॉडी लैंग्वेज। अब वेस्टर्न यूपी देखिए, लेकिन वेस्टर्न यूपी के ज़िले दिखाने से पहले, ग्राफिक्स दिखाने से पहले, जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर है। हो सकता है कि 1 से 2% प्लस माइनस, अगर मैं 27% बोल रहा हूँ तो कोई कह देगा साहब 25%, प्लस माइनस मैं आपसे चाहूँगा कि एक फ़र्क हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी जो डेटा है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज है, वो मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे डेटा को एक साथ एक उसका एवरेज आपको दूँ। तो वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं। अब वेस्टर्न यूपी में ये नक्शा देख लीजिए, सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि वो ब्राह्मण बाहुल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन्नाव, गोरखपुर वगैरह, ये जाट बाहुल है। यानी जिस तरह से कैटलिस्ट ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मण्स हैं, वेस्टर्न यूपी में जो कैटलिस्ट हैं, जो बाजी पलट सकते हैं, वो जाट हैं। और ये जाट चौधरी चरण सिंह के साथ जाते थे, चौधरी चरण सिंह को चरण सिंह बनाने वाले वो जाट थे। फिर थोड़ा सा वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वो भाजपा में आ गए, खुल कर आए। जब किसान आंदोलन आया, राकेश टिकैत आए, और खाप पंचायत, और फिर आरएलडी का एक फिर से उदय हुआ, रीलॉन्च हुआ जयंत चौधरी का, तो ये जाट धीरे धीरे खिसकने लगे। और हालत यहाँ तक हुई कि मुझसे एक पत्रकार कह रहे थे कि साहब भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद डरते हैं जाटों के गांव में जाने, डरते हैं खाप से रूबरू होने में। क्या हालत है। और एक किसान के जो काले कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद भी मसला बना हुआ है साहब। अब तो लोग कहते हैं टिकैत प्लस टेनी फैक्टर। मैंने कहा साहब ये टिकैत प्लस टेनी फैक्टर क्या है। उसने कहा कि साहब टेनी महाराज जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनकी थार जीप उनके बेटे ने किसानों पे चढ़ा दी थी, तो बेटा तो अंदर चला गया, बाप अभी भी मंत्री है। इसको लेकर टिकैत साहब ने कहा है कि जंग का दूसरा दौर शुरू। राहुल गांधी ने भी बिगुल फूंक दिया है, अखिलेश ने भी फूंका है, सरकार परेशान है, अमित शाह हिले हुए हैं कि अपने मोहरे को कुर्बान करें या ना करें, टेनी को जेल भेजें, बर्खास्त करें ना करें। तो टिकैत प्लस टेनी फैक्टर और आरएलडी प्लस एसपी फैक्टर, लोकदल और समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और वो बम्पर रैलियां और बड़े बड़े चैलेंज। 3 से 4% नौजवानों को भी हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो क्या हमारा हक है राजनीति करने का? हमारा हक है। अब इन चुनौतियों, चैलेंज के बीच में, टिकैत टेनी फैक्टर के बीच में, ये ग्राफिक्स देखिए, तस्वीर, एक्सरे तो यही बता रहा है। 27% मुस्लिम, 25% दलित, 17% जाट, 8% राजपूत, 4% गुजर और बाकी। अब ये जो साहब 17% जाट है,
इसका एक बहुत, मैं कह सकता हूँ, बल्क ऑफ वोट्स वो आरएलडी की तरफ स्विंग कर रहे हैं। और यहीं पर चाबी है, यहीं पर कुंजी है अखिलेश यादव के पास। उस कुंजी को छीनने के लिए अखिलेश यादव से, जयंत चौधरी से मोदी ने अमित शाह को डिप्यूट किया है कि इस बार अमित शाह उत्तर प्रदेश नहीं देखेंगे, पंजाब नहीं देखेंगे, उत्तराखंड नहीं देखेंगे, देश नहीं देखेंगे। इस बार अमित शाह सिर्फ और सिर्फ ये जो जाट लैंड है, वेस्टर्न यूपी, वो देखेंगे। अब कहने वाले कह रहे हैं कि जाट एक बड़ा वोट खिसक रहा है सपा की तरफ। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जो दलित है, जो काफ़ी तादाद में है वेस्टर्न यूपी में, काफ़ी डोमिनेंट वोट है, उसमें भी से कुछ अम्बेडकराइट खिसक रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ। क्यों खिसक रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस ग्राफिक्स को एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये जो 17% जाट है और साथ में ओबीसी है और मुस्लिम है 27%, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन ने यकीन मानिए नींद उड़ा दी है अमित शाह की, मोदी की। साहब, जब हम तल्ख बोलते हैं, जब हम सख्त बोलते हैं, जब हमारा लहजा गुस्से का होता है, बड़ी चोट करते हैं, बड़ी आहत करते हैं, वो चाहे परिवार पर हो या फिर किसी कम्युनिटी पर, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। लेकिन जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम साइलेंट रहते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं मुसीबत में भी, उसका फल मिलता है और उसका फल अक्सर मीठा होता है। अखिलेश यादव को वो जो उनका कंपोजिशन है, उनका जो व्यवहार है, गुस्सा नहीं करना, मुस्कुराते रहना है, इसका फ़ायदा सपा बसपा के रिश्तों में सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को मिला। मायावती गरजती हैं, बरसती हैं, बहन जी की एक तेवर है, अखिलेश मुस्कुराते हैं और इसलिए वो नुकसान कम करते हैं, चोट कम करते हैं। और इसका असर ये है कि 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन था या उससे पहले कुछ बाई इलेक्शंस में जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, धीरे 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 बसपा का वोट ट्रांसफर होने लगा। हाथी से उतरा, साइकिल पे बैठा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केस मेजॉरिटी केस है, नहीं, लेकिन अखिलेश की सादगी, सहजता, वो अम्बेडकराइट्स को डिस्टर्ब नहीं करती है। और अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखें, खासकर वोट का, तो उत्तर प्रदेश में 20 से 22% पूरे यूपी में दलित वोट हैं, जाटव और नॉन जाटव, जिसमें जाटव 10 से 12% हैं और नॉन जाटव 9 से 10%। अभी जो नॉन जाटव हैं, इधर निगाह नहीं है, अखिलेश की निगाह जाटव पर है, जो मायावती का कोर वोट है। और इस कोर वोट में जो पढ़े लिखे शहरी कस्बाई जो जाटव हैं, अम्बेडकराइट, जिनकी गली में नीले रंग की बाबा साहब की मूर्ति लगी है, अब ये जो हार्डकोर अम्बेडकराइट वोटर है, ये अपनी वोट की ताकत दिखाना चाहता है। मायावती से मोहभंग नहीं है, लेकिन कमजोर होती मायावती, जिनके सिर्फ 3 विधायक बचे हैं, उससे बेहतर ये चाहता है सबक सिखाना, वोट की ताकत दिखाना। और ताकत किसको? योगी सरकार को, संघ को, भाजपा को, सवर्णों को, और ये चाहता है उनको हराना। इसलिए ये जो पढ़ा लिखा अम्बेडकराइट है, ये शिफ्ट हो सकता है सपा पे, इसलिए क्योंकि इसको अपने वोट की ताकत दिखानी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्लीन स्वीप है, एक क्लीन ट्रांसफर है, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की नजर है और वो बार बार कह रहे हैं समाजवादी और अम्बेडकरवादी,
और 2019 में हमने देखा है कई पॉकेट्स में हाथी का वोट शिफ्ट होकर साइकिल पर आया। अब बात करते हैं ओबीसी की। मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया था, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, ब्राह्मण, जाट, दलित और ओबीसी। अब ओबीसी की बात कर रहे हैं तो साहब ये तो समाजवादियों का अखाड़ा है, उस धारा का अखाड़ा है, मैदान है। और मुझे याद आता है कि जनता पार्टी की जब सरकार आई उस वक्त डीपी मंडल साहब को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक आयोग का नेतृत्व करें और अति पिछड़ों के लिए एक स्पेस निकालें, ढूंढें नौकरियों में, उनको मौका दें आगे बढ़ने का। और तब मंडल कमीशन 1983 में उसने रिपोर्ट दी। लेकिन वीपी सिंह साहब ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। ये इतिहास है और यहीं से गंगोत्री बहती है समाजवादियों की। मुलायम सिंह यादव ने इसी को आगे मुद्दा बनाया और फिर वो जो मंडल पॉलिटिक्स वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स हुई। तो ये तो साहब थाती है समाजवादियों की। और मुझे लगता है कि इस अखाड़े में कुश्ती जो लड़ी सबसे पहले गोविंदाचार्य ने, फिर राजनाथ सिंह ने, उन्हें सफलता नहीं मिली। सफलता मिली 2014 में जाके चाणक्य, तथा कथित चाणक्य अमित शाह को, जब ओबीसीज को वो छतरी में लाए और हिंदुत्व के परचम के नीचे उन्होंने उनको आकर्षित किया। लेकिन ये मूल वोट जो था ये समाजवादियों का था, वो जनता दल पॉलिटिक्स का था। और इस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नज़र है। और अगर आप देखें कि अखिलेश यादव ने 1.5-2 साल में कोविड के रहते हुए अक्सर उनकी जो छोटे छोटे दल हैं इनके साथ बैठकें, मीटिंग्स, उन ज़िलों में जाना, चाहे वो निषाद हो, कुर्मी हो, लोध हो, मल्ला हो, सबको इकट्ठा करना। इसका परिणाम हमको देखने को मिला जब पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और जो डायरेक्ट वोटिंग हुई, जो किसान रूरल बेल्ट से जो डायरेक्ट वोटिंग हुई उसमें समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी नीचे आई। मैं जिला पंचायत अध्यक्षों की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वोटिंग की बात कर रहा हूँ। और ये पहली सफलता थी, ये पहला अलार्म था जिसमें मोदी और शाह हिल गए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, ये वोट अचानक सपा में शिफ्ट क्यों हुआ। समाजवादी विजय रथ के साथ चल रहे हमारे दूसरे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ यहां पर ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी, संजय चौहान जी और हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर जी। तो ये जो ओबीसी हैं उस पर बड़ी मेहनत, ऐसा लोग कहते हैं, अखिलेश यादव ने करी 1.5-2 साल में, जिसका नतीजा आपको मिल रहा है। अब उनकी जो मोटी मोटी जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कुर्मी, अब कुर्मी की अगर हम बात करेंगे तो बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव की जो दोस्ती थी, जहां पर कुर्मी कहीं ना कहीं एक मुश्त समाजवादी पार्टी में जाते थे, वहां पर अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने खड़ा किया। लेकिन अनुप्रिया पटेल की जो मदर है, अपना दल में ही एक फाड़ हो गई है। माँ जो है अखिलेश यादव के साथ हैं और बेटी जो मंत्री है, तो अब कह सकते हैं अमित शाह कि भाई मेरे पास अनुप्रिया पटेल है, मंत्री है, ये है वो है, लेकिन अखिलेश यादव कहेंगे मेरे पास माँ है, तो इसका असर होगा। तो कुर्मी 4-5% हैं। राजभर तो आप देख ही रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, वो जो पीला पीला कपड़ा पहनते हैं, पीले पीले झंडे चलते हैं, भीड़ आपको दिख रही है, मास्टर स्ट्रोक। और उसी के साथ राजभर, जी हाँ, राम अचल राजभर, एक बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता रहे, कभी मायावती के बड़े खास माने जाते, ये भी भाजपा की जगह सपा में आ गए। अब निषाद की बात करें
आप ग्राफिक्स देखें, निषाद की बात करें तो मुझे लगता है कि फूलन देवी कल भी आइकॉन थी, आज भी आइकॉन है मल्लाहों की, निषाद की। जहाँ जहाँ नदी है, जहाँ जहाँ मल्लाह हैं, फूलन देवी रहे ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में है फूलन देवी और मुलायम सिंह। बच गए मौर्य। मैं बेसिकली ओबीसी में सबको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, जो जितनी भी जातियाँ, लेकिन प्रमुख जातियों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सिंह इज किंग यादव हैं। यादव सबसे मेजॉरिटी आप कह सकते हैं ओबीसी हैं, सबसे रॉबस्ट और सबसे बड़े ओबीसी का जो बैंक है वो यादव का। लेकिन जो बाकी हैं यादव के अलावा नॉन यादव जो ओबीसी हैं, उसमें मौर्य भी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखते हैं हर जगह चाय पिला रहे हैं मोदी जी मौर्य साहब को, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। लेकिन मौर्य की काट क्या है? मौर्य की काट भी है। इन साहब को देखें, महान दल, और महान दल कई दिनों से रैलियां कर रहा है, कई दिनों से, हफ्तों से रैलियां हो रही हैं अलग अलग शहरों में, विजय रथ से पहले, विजय रथ के साथ साथ। और मौर्य जो तकरीबन 6% हैं, उस पर भी नज़र है अखिलेश यादव की। और मुझे लगता है कि ये जो ओबीसी है कहीं ना कहीं खिसक रहा है। असली बेचैनी शाह और मोदी की इस ओबीसी को लेकर है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जब आप वायदा करते हैं, उम्मीदें जगाते हैं, आशाएं जागृत करते हैं कि नहीं साहब हम सत्ता में आए तो हम ओबीसी को ये देंगे, ये तोहफा देंगे, लेकिन बाद में मौका आने पर अगर आप लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन में ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेंगे, वो एक ठेस लगी, सदमा लगा। और उनको लगा कि ना सिर्फ आपने केशव प्रसाद मौर्य से कुर्सी छीनी मुख्यमंत्री की और योगी को दे दी, एक सवर्ण को दे दी, बल्कि आपने जो हमसे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, उसकी भी वायदा खिलाफी हुई। तो इसलिए कहीं ना कहीं ओबीसी नाराज है। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये अखाड़ा मुलायम सिंह यादव का है, तो ताल ठोक कर अखिलेश यादव लगे हुए हैं ओबीसी को साथ लाने में। अब साहब खूबियां तो बहुत हो गई अखिलेश यादव की, कुछ खामियां भी हैं। मिसाल के तौर पर जरूरत नहीं थी जिन्ना कहने की, जैसे झपट पड़ी भाजपा जिन्ना पर। इसी तरह से उनका फोकस मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से कहीं ज़्यादा योगी पर होना चाहिए। बद इंतज़ामी, बदहाली, सारी कुछ जो आपको दिखता है सरकार में उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं योगी हैं उसके पीछे, तो टारगेट योगी पर होना चाहिए। और भी बहुत से मसले हैं, बहुत से बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन अब समय बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रणाम करूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं अखिलेश पर कुछ और उनके डायमेंशंस को सामने लाऊंगा। बीजेपी भी बात होगी और योगी जी पर भी बात होगी। हम ओवरऑल इलेक्शन स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे। बस एक चीज़ आपसे कहनी है और मुझे हाथ जोड़कर कहना है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाइए, सो दैट आप मुझे हौसला दें, मैं आपको सबसे पहले खबर दूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। नमस्कार।